कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, लगभग 3 क्लास बीत चुका है, 3 ना कि 4। फिर हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सीखे थे, अमेंडमेंट पढ़ लिए थे कि 23/7/2024 से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो 36 महीना वाला कैटेगरी अब सबके लिए क्या हो गया है, 24 ही हो चुका है। ठीक है, यानी जब ये आप पढ़ते थे तो इसमें देखिए लिस्टेड सिक्योरिटीज है और यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स है, सिक्योरिटीज नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात में इसका मतलब डिवेंचर के लिए क्या आ रहा था, 36 ही आ रहा था। अनलिस्टेड समझ गए, लिस्टेड और अनलिस्टेड। इसमें था यूनिट ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसमें 2 था, 65 इक्विटी में लगाया हो, किसमें, इंडियन कंपनी के, और 90% वाला था। ठीक है, फंड ऑफ फंड वाले में। ठीक है, और कुछ ऐसा एग्जांपल पढ़े थे जो ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। ठीक है, क्या क्या था, मार्केट लिंक डिवेंचर था, स्पेशल म्यूचुअल फंड था जो जिसमें 30% से कम आपका किसमें है, 30% तक ही एटलीस्ट क्या है इसमें इक्विटी में है। ठीक है, ये समझ लिए थे और डेप्रिसिएशन पढ़े थे। इंडेक्सेशन बेनिफिट पढ़ लिए थे और क्यों होता है ये कारण समझे थे। इंडेक्सेशन बेनिफिट न्यू 23/7/24 ऑन और आफ्टर से नहीं लगेगा, यानी अगर इसके बाद का ट्रांसफर का सम्स हुआ तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कंपटीशन एक ही जैसा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन बिना अप्लाई करने देना, रेट ऑफ टैक्स में चेंज है। ठीक है, गवर्नमेंट का। फिर हम लोग पढ़ लिए थे कंपलसरी एक्विजिशन, और अगर बिफोर 1/4 कोई प्रॉपर्टी एक्वायर है तो उसका क्या कॉस्ट होगा। ठीक है, यहां पर क्या था कि अगर कोई प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया हुआ है तो उसका वैल्यू कौन सा लेंगे, उस दिन उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो, हाँ या ना। लेकिन अगर वो एसेट्स इमूवेबल है तब हम लोग क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। समझ गए क्या, समझ गए। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इन दोनों में से जो लोअर होगा देख लेंगे, फिर हम लोग यहां मूव कर जाएंगे एक्चुअल, और इन दोनों में से जो लोअर आया वो अब कंपेयर करके हायर देखेंगे। ठीक है, हो गया था ये बात। अगर कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट किया गया है तो उसको इंप्रूव इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया था। यस सर, इसके ऊपर सम्स कर लिए थे। फिर क्या था, नेचुरल कैलामिटीज या स्पेशल डैमेज जो था, राइट्स, सिविल डिस्ट्रक्शन, फायर एक्सीडेंट, एनिमी अटैक, अभी कहां पे हुआ है, पहलगाम। तो एनिमी अटैक में अगर आपका प्रॉपर्टी जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो स्पेसिफाइड केसेस है उन सब में भी आपका क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है। यहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर को ध्यान देने लायक था। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम जब चालू किए पढ़ाना तो आपको वो केस लेके पढ़ाना चालू किए जिसमें ट्रांसफर का ईयर अलग था। ठीक है ना, बाकी सारे केस में क्या है, ईयर टैक्सेबिलिटी कब होगा, जब आपका ट्रांसफर हो रहा है, इंडेक्सेशन ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ एक्विजिशन का लेंगे। लेकिन कुछ विशेष केस था जिसमें अलग था, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, याद है क्या। साथ साथ एक बार रिकैप करिए तो, अगर ये है आपका इंश्योरेंस क्लेम है, ठीक है, स्पेसिफाइड कारणों से है, तो फिर आपको कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर स्पेसिफाइड कारण से नहीं है तो नो कैपिटल गेन। इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं है, नो कैपिटल गेन। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, एक्सीडेंट हुआ है, कंपनसेशन बाद में, इंश्योरेंस बाद में मिला है। ठीक है, तो जिस आपको ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब होगा, जब कंपनसेशन मिला है, लेकिन इंडेक्स कब का लेंगे, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखने के लिए पीरियड कब का लेंगे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन तक का, हाँ या ना। यस सर, हो गया था। अब आते हैं कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट किए तो क्या, कैपिटल एसेट्स को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए तो टैक्स तब लगेगा जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। ठीक है ना, तो इसमें 2 पार्ट में पढ़ाई हुआ था कि जब भी कोई कैपिटल एसेट्स को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा लिए हैं तो उस परिस्थिति में कैपिटल एसेट्स कैपिटल गेन तब अराइज होगा जब शेयर एक्चुअल में, जब एसेट एक्चुअल में बिकेगा।
ठीक है, लेकिन कॉस्ट क्या लेंगे सर, फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, उसका क्या मार्केट वैल्यू था वो वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिए थे, मान लो हम 2022 में कोई एसेट्स था मेरा ज्वेलरी, हम इसको स्टॉक इन ट्रेड बना दिए 2024 में, अब बेचे हैं 24 के दौरान, तो फिर मेरा टैक्स कब होगा, कैपिटल गेन 24 में होगा, लेकिन हमको वैल्यू लेना होगा 22 का। ठीक है, और शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है वो भी 22 तक ही देखेंगे, इंडेक्सेशन भी 22 तक का लेंगे, हाँ या ना। और बिजनेस इनकम में क्या हो जाएगा, वो बिजनेस इनकम में जो जितने में आप स्टॉक को बेच रहे होंगे अल्टीमेटली माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, जो यहां पर आप कैपिटल गेन के लिए वैल्यू लिए थे, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उतना माइनस कर देंगे, बिजनेस इनकम आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, याद है क्या। आगे बढ़े, इसके ऊपर एक एग्जांपल लिए थे, याद है, अपना गाड़ी को, पर्सनल गाड़ी को कन्वर्ट कर लिया था स्टॉक इन ट्रेड पे, तो बताइए और उसका फेयर मार्केट वैल्यू था, मान लो 2018 में कन्वर्ट किया, बेचा वो 2024 में, मान लो तो 18 में कन्वर्ट किया, उस समय उसका 5 लाख वैल्यू था, और जब बेच रहा है उस समय 7 लाख वैल्यू है, तो बताइए किस पे टैक्स लेंगे, क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी एग्जांपल। कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें कुछ विशेष बात था, एनहेंस कंपनसेशन भी टॉपिक था, इसमें यह था कि मुआवजा जब मिला उस ईयर टैक्स होगा, लेकिन इंडेक्स कब का लेंगे, जब कंपलसरी एक्वायर कर लिया, है ना। अच्छा, इसमें अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो फिर जैसे ही पहला इनिशियल पेमेंट मिल गया एंटायर अमाउंट पे टैक्स हो जाएगा, लेकिन एनहेंस कंपनसेशन मतलब होता है आप केस कर दिया, आप सेटिस्फाई नहीं थे, आपको लग रहा है कि और ज्यादा मेरा होना चाहिए, तो आप एनहेंस कंपनसेशन हुआ है तो जो भी केस वेस का एक्सपेंस होगा वो माइनस करने मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके होंगे, हाँ या ना, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, इसमें अगर पार्ट वाइज मिल रहा है तो जब जब मिलेगा तब तब आप टैक्स दीजिए, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इंटायर अमाउंट पे जितना अवार्ड किए पूरा इंटायर पे टैक्स हो जाएगा। डन बच्चों, हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन एनहेंस, ये कंपनसेशन पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% मिल जाएगा, हाँ या ना। इसके ऊपर एक हम लोग इलस्ट्रेशन देखे थे। आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कैपिटल गेन हो आफ्टर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर क्या क्या है, पूरा लिस्ट हम लोग देखे थे, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर में क्या क्या है। एक बार आते हैं हम लोग दोहरा लेते हैं एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर क्या है, क्योंकि उसी से इंटर रिलेटेड आज का टॉपिक है। देख के बताओ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ये रहा ट्रांसफर, बच्चों अगर दिखा तो बोलिए। ये रहा ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 46 से लेके 47 में बताया हुआ है। एक एक करके देखते हैं, आपके पास मैट तो है ही। पहला बात, any distribution of capital asset in the event of liquidation of company to its shareholder shall not be treated transfer in hands of company। यही टॉपिक है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक का लिक्विडेशन का। अब ट्रांसफर से रिलेटेड सब पढ़ाएंगे, अभी यहां देख लेते क्या है। सेक्शन 46 ही था। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेट मतलब वाइंडिंग अप, बंद हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी, ये इंटर रिलेट करेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, ठीक है। तो जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं आधा बात तब समझ में आएगा जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बताएंगे, ठीक। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये एक तरह का क्या है, एग्जाम ट्रांसफर है, यस और नो, पढ़े ना आप लोग। तो इन हैंड्स ऑफ कंपनी नॉट अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। कंपनी लिक्विडेट हो रहा है तो सारा लोगों को पेमेंट करने के बाद क्या होगा, शेयर होल्डर को उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। और शेयर होल्डर का हिस्सा होता ही क्या है, आप बताओ ना। अगर
बैलेंस शीट पे ध्यान दो, शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, यस और नो? रिजर्व एंड सरप्लस होता किसका है? शेयर होल्डर का ही होता है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, हम बस एक बार दिखा दे रहे, करंट लायबिलिटी ये टोटल हुआ। फिर आते हैं एसेट्स पे, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट और आपका फिर करंट एसेट्स, ऐसा होता है। तो सारा एसेट वैसेट बेच बाज के जब भुगतान हो जाएगा, इन लोगों को पेमेंट करना है, शेयर होल्डर को मिलेगा। शेयर होल्डर जब लिक्विडेट होता है कंपनी, तो होता क्या है, राइट्स उन लोगों का एक्सटिंग्विश होता है, खत्म होता है, ठीक है। उसके बदले में क्या हो रहा है, ये एक तरह का ट्रांसफर हो गया इन हैंड्स ऑफ कंपनी, वो एग्जाम ट्रांसफर है। इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर का बात हो रहा है, रिसीवर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इन लोगों का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मिल क्या रहा है इन लोगों को? देखो, जो भी चीज मिलेगा इन लोगों को, जो भी मिलेगा उसमें से जितना हिस्सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है वो शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिविडेंड। तो अगर इसमें से जो भी हिस्सा उसको मिल रहा होगा, जो कि पार्ट होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा सेक्शन 222C में, और वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद जो बैलेंस बच गया, उसके अलावा द बैलेंस मनी रिसीव, जो भी पैसा मिल रहा है, प्लस अगर उसको कोई एसेट्स मिल रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस इधर, मतलब समझ रहे, जो भी मिल रहा है उसको, ठीक है, उसमें से जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है अलग कर दीजिए, क्योंकि वो कहा जाएगा अदर सोर्स में, वो टैक्स देगा। और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। डन बच्चों, ये सारे प्रोविजन सुन लेंगे, फिर हम इलस्ट्रेशन देंगे आपको, ठीक है ना? डन। अब आते हैं नेक्स्ट, उसमें जो पार्ट था वो, फिर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्टली पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है। एचयूएफ समझ गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि कोई है अपना एसेट्स अपने जॉइंट फैमिली के नाम पे कर लिया, मतलब एचयूएफ के नाम पे कर लिया। एचयूएफ खोलना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से खुल जाता है। तो एचयूएफ के नाम पे अब जब वो डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, पार्टली हो चाहे फुल्ली हो, तो क्या होगा? मेंबर में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो वो ट्रांसफर क्या माना जा रहा है? एग्जाम्प्ट, देख लीजिए। और क्या है फिर? एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, देखो बाकी में यहां पर ये स्पेसिफाइड कर दिया है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एन इंडिविजुअल और अ एचयूएफ अंडर गिफ्ट, विल और इररिकवेबल ट्रस्ट। एक्सेप्शन, गिफ्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड थ्रू ESOP शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये एक्सेप्शन है, इसका देख लीजिए। अभी क्या पढ़ने वाले हम लोग? गिफ्ट वाला जो केस है वो समझाने वाले। एचयूएफ और इंडिविजुअल अगर बाय गिफ्ट विल ट्रांसफर करता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। अब इससे रिलेटेड एक प्रोविजन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा, क्या था? ये लास्ट क्लास हुआ था हम लोग का, कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, ठीक है, जैसे कि गिफ्ट, विल, इनहेरेंट जो मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ये क्या था, इसमें क्या है, जैसे मान लो फादर अपने बेटा को प्रॉपर्टी दिया, तो जब फादर ट्रांसफर कर रहा है तब तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सन जब बेचेगा उसको, ट्रांसफर करेगा, तब वो टैक्सेबल ट्रांसफर अगर हुआ तो फिर वो कैपिटल गेन देगा। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन हैंड्स ऑफ सन क्या होगा? जैसे इस एग्जांपल में मोहन ट्रांसफर किया है सोहन को, ठीक है, और सोहन आगे जाके राजेश को बेच दिया, तो कॉस्ट, जैसे सोहन बेच रहा है, सोहन के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मानेंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ही इसके हाथ में ले लिया जाएगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रीवियस ओनर का ही पीरियड देखेंगे। ये मंजुला शाह केस स्टडी में कवर हुआ था। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी उसी समय से देंगे, प्रीवियस ओनर से, हाँ या ना? यस सर।
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेम है, प्रीवियस ओनर का भी मिल जाएगा, करंट ओनर का भी मिल जाएगा, याद है क्या? लेकिन सर अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 के पहले तो इग्नोर जो रूल है। ओके सर, ठीक। फिर इसमें हम लोग पढ़े थे, अब आ रहे हैं ये टॉपिक पे, इफ द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट हैज बीन ऑलरेडी टैक्स अंडर सेक्शन 56 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गिफ्ट का पूरा प्रोविजन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, आप समझ के रखिए। अगर नॉन रिलेटिव से, जो नहीं पढ़े तो उनको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, रिलेटिव क्या है, नॉन रिलेटिव क्या है, ठीक। अगर नॉन रिलेटिव पर्सन से आपको मिल रहा है, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर 50,000 के ऊपर का है तब तो वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, और वो जो बंदा है उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो गिफ्ट पा रहा है, ठीक है, अब यहां समझो, इस वाले एग्जांपल में सोहन को जब मिल रहा था तो सोहन के हाथ में ये गिफ्ट जैसा टैक्स नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसे बंदे को मिल रहा है, किसी थर्ड पार्टी को, जो गिफ्ट के प्रोविजन में फॉल हो रहा है, नॉन रिलेटिव पर्सन को आप दे रहे हैं, तो उसके हाथ में तो वो गिफ्ट बोल के टैक्स हो जाएगा। आपका तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, लेकिन उसके हाथ में तो गिफ्ट बोल के टैक्स हो जाएगा ना। तो उस परिस्थिति में जितना टैक्स हो जाएगा वो उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा, हाँ या ना? यही समझे थे हम लोग लास्ट क्लास, ठीक है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, दो चीज बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। अब देख लो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट टू करंट ओनर, यस और नो, जिस पे आप टैक्स दिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग करंट ओनर से देखेंगे, करंट ओनर से, समझ गए, और इंडेक्सेशन भी करंट ओनर से। यहीं पे एग्जांपल में बताया है, मान लो विवेक अमन को दिया है, तब तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, सेक्शन गिफ्ट दिया है 47 में, लेकिन अमन के हाथ में वो दो चीज हो सकता है, या तो रिलेटिव है डेफिनेशन में जो कि हम लोग अदर सोर्स में, तब तो अगर गिफ्ट एज ए टैक्स नहीं हुआ तब तो सेम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेंगे, हाँ या ना, विवेक वाला लेंगे, पीरियड भी विवेक वाला लेंगे, इंडेक्सेशन भी विवेक वाला, प्रीवियस ओनर। लेकिन अगर गिफ्ट आपके हाथ में टैक्स हो गया है तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इन दोनों में से कोई एक, यस और नो। अगर मूवेबल है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर इमूवेबल है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। करंट ओनर समझ गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे जो बताया ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक सम्स देखे थे हम लोग। अब आ रहे हैं, इसी में एक टॉपिक पढ़े थे, सेक्शन 51 फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी रिसीव। अगर एडवांस मनी रिसीव कब हुआ है, अगर देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत बार डील होता है, आप कुछ एडवांस देते हो सकता है नहीं हुआ तो जब्त कर गए, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक केस समझे थे हम लोग। तो जैसे क्या हो रहा है, अगर 1/4/2014 के पहले आप एडवांस मनी कुछ फॉरफिट करके रखे, फॉरफिट, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या होगा, डिडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर 1/4/14 के बाद अगर आपको एक्वायर किया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्स हो जाएगा, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा। इसमें एक बात बताए थे हम केस से कि ओनली इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एसएससी मर गया है, बाय विल उसके वाइफ को मिल गया, ठीक है, या इनहेरेंट वाइफ को मिल गया, ठीक है, वाइफ को मिला है। अब वाइफ क्या की है, फिर बेच रही है, और जब्त कौन, मतलब इसमें एग्जांपल दिए थे, मिस्टर एक्स था, वो 10,000 रुपया जब्त करके रखा था, फॉरफिट करके रखा था, मिसेज एक्स को प्रॉपर्टी मिल गया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ये 10,000 माइनस करने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लाइफ टाइम में वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। ये था एक छोटा सा प्रोविजन हम लोग देख लिए थे। अब आ रहे हैं जो फाइनल टॉपिक है, वो है सेक्शन 50C। ये सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक साथ कर दिया, हम सेक्शन वाइज नहीं कर रहे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना सम्स आएगा उसका सेक्शन एक साथ हम करा रहे हैं, ठीक। सेक्शन 56 क्या बोलता है, अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसके लिए ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, full value of consideration shall be higher of to actual sale price और stamp duty value। जैसे कच्चा पक्का का कोई कॉन्सेप्ट चोरी के लिए, मतलब कोई अपना प्रॉपर्टी को बेच रहा है, लैंड बिल्डिंग को,
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रहा है, मान लो मार्केट में कुछ भी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए चल रहा है, ठीक है, लेकिन विवेक टैक्स चोरी करने के लिए बोला सुनना 40 लाख में, कागज पे 40 लाख ही लिखते, कैपिटल गेन 40 लाख पे होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या ले लेगा वो, विच एवर इज, समझ गया क्या। जब भी ऐसा सम्स आया कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड एंड बिल्डिंग और जो बेच रहे एक्चुअल प्राइस वो स्टैम्प ड्यूटी से लोअर है, तो स्टैम्प ड्यूटी ले लेंगे, हाँ या ना, डन, इजी था। If SSC is not satisfied with stamp duty value and goes to the valuing VO बोलेंगे प्यार से, valuing officer, अगर valuing officer के पास आप गए हैं stamp duty value से संतुष्ट नहीं है, तब हायर ऑफ 2 क्या होगा, एक्चुअल सेल प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ये जो वैल्यू किया है इन दोनों में जो लोअर होगा वो, ठीक है ना। अरे तुम ये इसको तामझाम में फंसो ही मत, ये तामझाम में फंसो मत, तुम सेटिस्फाई नहीं हुआ, तुम चला गया वैल्यूइंग ऑफिसर के पास कि भाई साहब देखिए ना क्या हो रहा है, और अमन नहीं आया, बुढ़ऊ थे अमन ना 75 साल के हो गए थे, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी हाई आ गया, ठीक है, अब उनको तकलीफ हो रहा है कि मार्केट में तो इतना चल ही नहीं रहा है, तो वैल्यूइंग ऑफिसर के पास गए, तो वैल्यूइंग ऑफिसर बोल दिया कितना आपका तय हुआ, 90 लाख, हमें स्टैम्प ड्यूटी कितना बता रहा है 90 लाख, फिर वो वैल्यू करेगा, वो वैल्यू करके बोल दिया कि सुनिए 90 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तब बोलो कितना ले लेगा 80 और एक्चुअल में कंपेयर होगा, और मान लो वैल्यूइंग ऑफिसर ही ज्यादा बोल दिया तो तुम वही तो हो गया, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, अरे हम दुखियारा आपके पास आएगी, वैल्यू देखिए ऊपर ओवर आ गया और आप ओवर और निकाल दिए, तब नहीं ठीक है, तब पहले वाला ही ठीक है, समझ गया क्या, याद करने का दरकार है क्या, नहीं ऐसे ही समझ गया, ओके सर। ये चीज गिफ्ट में भी हम लोग सुने हुए हैं, अदर सोर्स में देखो 10% का 19-20 चलता है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड द एक्चुअल प्राइस बट ओनली अप टू 10% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करेंगे। नहीं समझ में आया क्या है, बोले अब फिर से सुन लीजिए, देखो 10% का मार्जिन दे रहा है गवर्नमेंट, तुमको क्या बोला है यहां पर, एक्चुअल सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर, तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस कितना है 40 लाख, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है मान लो 42 लाख, तो किसको लेंगे आप, सर विच एवर इज हायर लेते हैं, हाँ या ना, तो हायर क्या है 42 को, लेकिन बोल रहा है गवर्नमेंट अगर 10% ही ज्यादा है तो उतना चलता है, तब आप एक्चुअल ले लीजिए, 10% के ऊपर हो गया तब आप ले लीजिएगा विच एवर इज हायर, ये हम लोग गिफ्ट में अदर सोर्स में पढ़े, सुन लिए क्या, 10% का वो चलता है, इफ मतलब यहां पे डिफरेंस का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, डिफरेंस, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड द एक्चुअल प्राइस, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंस का बात हो रहा है, डिफरेंस, बट ओनली अप टू दी 10% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस, जो डिफरेंस है उसका 10% तक ही है, 10% 40 लाख का 10% 4 लाख होता है, तो 4 लाख के अगर अंदर है डिफरेंस तब तो ठीक है, आप एक्चुअल ही ले लीजिए, आप इसमें मत फंसिए, हाँ या ना, इस पे सम्स होगा, प्रोविजन में दिया होगा, वो जो एग्जांपल कल करा रहे थे बीच में रुक गए थे इसी के कारण, क्योंकि ये बता देंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो एक बार आते उस वाले एग्जाम्पल में और करते हैं, ठीक है ना, सभी कोई निकाल लीजिए तो वो एग्जाम्पल, फिर हम लोग पढ़ लिए थे क्या चीज, सेक्शन 50 कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब अगर आप पूरे टॉपिक को देखो ना तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 2 पार्ट में कर रहे हैं, कैपिटल गेन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स और डेप्रिशिएबल एसेट, अभी तक जो पढ़ रहे तो क्या था नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और डेप्रिशिएबल एसेट मतलब हो गया वो एसेट जो बिजनेस यूज में है आपके, जैसे मशीन, ऑफिस बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर इंप्लॉय लोगों को दिए हैं, अदर बिजनेस एसेट्स, ये पीजीपीपी में हम लोग सेक्शन 32 कवर किए थे कि कैसे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकलता है, जो भी नहीं किए वो पीजीपीपी जब करेंगे तब वहां कवर करेंगे। यहां पर क्या बात था कि अगर आपका सारा ही एसेट बिक गया है, ठीक है, मतलब ओपनिंग WDV, इसमें फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग WDV प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो जैसे मान ले तेरे ओपनिंग में ABC 3 एसेट्स था, डी खरीद लिए, तो अब आपके पास 4 एसेट्स हो गया ABCD, और आप चारों ही बेच दिए, तो अभी आपके पास क्या है
ब्लॉक में कोई भी एसेट नहीं बचा है, तो बैलेंस पहले बच सकता है। जैसे मान लो ओपनिंग बैलेंस था ए बी सी का, मान ले 5 लाख। आप एक नया एसेट्स खरीद लिए हैं डी फर्स्ट केस समझा रहे, मान लो 1 लाख में, और ये सारा ही बेच दिया। आपको लग रहा है साल का अंत आते आते आप बोले नहीं कोई काम का नहीं है। देखो क्या अकाउंट जैसा, इसमें डेट ऑफ होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है सेल के लिए, तो इररेलेवेंट है आप किस दाम पे खरीदे थे सेल का, किस डेट पे बेच रहे, सब इररेलेवेंट है। आप बेचे कितना में, 8 लाख में बेच दिए, तो बताओ तुम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी माइनस में बैलेंस आ गया, हाँ या ना? तो ये माइनस बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इफ ऑल एसेट्स सोल्ड तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बैलेंस यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर सारा बेच दिए और पॉजिटिव, जैसे मान ले तुम बेच दिए 4 लाख में, तब 2 लाख पॉजिटिव बैलेंस आता, लेकिन डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर दिया, एसेट तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ गए क्या? वही अगर आप सारा एसेट्स नहीं बेचे होते, मान लो आप सिर्फ ए को बेच दिए या बी को बेच दिए, डी और सी अभी भी रखे, तब तो अगर निगेटिव बैलेंस आ गया तो क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब ज्यादा में बेच दिए। और पॉजिटिव बैलेंस आया तो फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, जो रेट दिया होगा तो वो। ये समझ गए थे हम लोग, केस भी ले लिए थे इस पे। अब एक जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग वो है सेक्शन 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अपने एरिया में बहुत होता है। विवेक भाई साहब है जमीन के ओनर, मतलब लुंगी पहन के संघर्ष करके दिन रात मेहनत करके जमीन का टुकड़ा ये कैसे भी हावड़ा में खरीद पाए, ठीक है। अब जो इनकी मिसेज है ये मिस्टर विवेक है, और मिसिस जो विवेक है वो इनसे बोल रही है कि कैसे कब तक ऐसे ही फटे लुंगी को सी के आप काम चलाइएगा, इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। आज देखिए बगल में अजय सर का बड़ा सा प्लॉट था, कितना अपार्टमेंट बनवा लिए इसमें, आप कब ये करिएगा? तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, ये सब बोल रहा है। अरे डेवलपमेंट प्रमोटर ना, जमीन डेवलपमेंट का एग्रीमेंट होता है, प्रमोटर आएगा जमीन लेगा आपका, डेवलप करेगा डेवलपर, समझ गए? तो देख रहे मिसिस विवेक कितना बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये बोला हाँ इतना दिन से हम नहीं सोच पाए, तो क्या करेगा, डेवलपर ढूंढेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अपना लैंड का एग्रीमेंट करेगा, क्या आप डेवलप करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ओनर ट्रांसफर हिज लैंड बिल्डिंग टू डेवलपर। मान लो पहले से एक छोटा सा घर था, जो भी है तोड़ के बनेगा, नया बनेगा, तो जो भी है लैंड बिल्डिंग डेवलपर को दे रहा है, एंड इन कंसिडरेशन गेट शेयर इन न्यू बिल्डिंग। जब यहां नया अपार्टमेंट बनेगा भव्य, समझ रहे, छोटा सा झोपड़ी को हटा दिया जाएगा। हटना ही नहीं मांग रहा, पुश्तैनी है ना, आत्मा है आ जा रही, देखो आत्मा। अरे बाबा एग्जाम्पल में भी वेट फॉर रिस्पॉन्स, हनुमान जी का नाम लेके वेट करते हैं हम लोग, आत्माएं चली जाएंगी, शक्तिशाली आत्मा है, टाइम ले रहा है, चला ही गया फिलहाल। अरे हनुमान जी का नाम लिया जाए और ना जाए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लॉट ऐसे बन रहा है, चला तो गया लेकिन कुछ अभी है, थोड़ा और नाम लेना होगा। ले लिए, देखा, मन से ले लिए। भगवान भी देखते हैं, ऐसे तो जल्दी जल्दी थोड़ी हो जाएगा। ध्यान रखो, सच्चे राह पे चलोगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। फिर आत्माएं आ रही है वापस, वो सामने बैठा है ना इसीलिए। अच्छा ये भी है। अब ये डब्बा हो चुका है लैपटॉप, इसका उपाय करना पड़ेगा। ये रहा फ्लैट बन गया है, ठीक है, तो ऐसे ही बनता है। तो आप लोग तो अगल बगल देखते ही होंगे, इसी तरह होता है ना कि डेवलपर को आप दे दिए जमीन, वो क्या करेगा, फ्लैट
बना देगा बहुत सारा फ्लोर, उसमें से कुछ आपको दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, बोला ग्राउंड फ्लोर में दुकान हम लेंगे, ठीक है, और एक फ्लैट ले लेंगे, हम और बुढ़िया रहेंगे। अब कुछ पैसा अभी यहां से शिफ्ट होने के लिए पैसा भी मांग रहा है। अरे छोड़ के जाएंगे, कहीं घर लेना होगा ना, ठीक है ना, तो आमतौर पे देता है कुछ पैसा। अब यहां पर मुद्दा होता है कि टैक्स कब लगेगा, जमीन तो 2 साल 3 साल लग सकता है बनने में, है ना। तो यहां पर देखो क्या होगा, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा, ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इशू। मतलब जब पूरा बन जाता है तो कॉर्पोरेशन से क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। जिस ईयर वो सर्टिफिकेट इशू होगा उस ईयर विवेक के हाथ में टैक्स लगेगा। यस और नो, समझ गए क्या। कंसिडरेशन क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो पैसा इसको मिला है प्लस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर। समझ रहे हैं, इसमें जो ये प्रॉपर्टी इसको अलॉट हो रहा है, ये दुकान जो इसको अलॉट हो रहा है शेयर, उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा वो, तो मान लो इसको 50,000 रुपया दिया था शिफ्टिंग के लिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रहा है इस प्रॉपर्टी का 20 लाख रुपया या 70 लाख रुपया, जो भी आप ले लो, तो दोनों जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक लेंगे बच्चों, या इंडेक्सेशन, भाई साहब जिस साल आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ना एग्रीमेंट करके, उस दिन तक। हाँ या ना, भले बना कब, उससे नहीं, द ईयर व्हेन लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड। सीख गए क्या। इन सारे विशेष केसों में ईयर ऑफ ट्रांसफर जो होता है वो बदलता है, बेनिफिट टैक्स का, इंडेक्सेशन का बदलता है, दैट इज वाई एक साथ करा दिए, ठीक है ना, समझ गए। तो ये केस आपको, मतलब अगर आप स्टोरी वाइज समझेंगे, कोई बोका थोड़े 5 साल अगर रुक गया तो इनकम टैक्स डे से आपको दे देगा क्या, इंडेक्सेशन लेने थोड़ी देगा, ठीक है, वहीं रुक जाएगा टैक्स। आप जब सर्टिफिकेट मिल जाए तब आप दे दीजिएगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू निकलेगा उसके ऊपर, ठीक है, इजी था, डन बच्चों, ठीक, ये भी कवर हो गया। अब एक बार पीडीएफ में आओ जो आपको भेजे हैं।